कर पा रहा हो, लेकिन जो कर पा रहे हैं उनकी भी जान संकट में है। एयर इंडिया के विमान में टर्बुलेंस का मामला सामने आया था। आपको याद होगा, गांजा पीकर विमान उड़ा रहा था पायलट। अब ये जानकारी सामने आई है। फुकेट दिल्ली फ्लाइट के पायलट का डोप टेस्ट हुआ और दूसरे टेस्ट में भी गांजा पीने की पुष्टि हुई है। आप सोचिए कि आप किसी फ्लाइट में हैं और उसका पायलट गांजा पीकर अगर फ्लाइट उड़ा रहा है तो उस विमान का क्या होगा। को पायलट ने विमान को दिल्ली में किसी तरह से उतारा था। जब ये टर्बुलेंस हुआ, 300 फीट तक विमान नीचे गिरा। 17 यात्री इसमें घायल हुए जिनका इलाज हुआ। तो आप सोचिए उस वक्त क्या विमान की स्थिति रही होगी। और अचानक से 300 फीट ये जो विमान है वो नीचे ड्रॉप हुआ। यात्री घायल हुए थे। विमान के मुख्य पायलट ने गांजा पी रखा था। आप सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही जो है वो इस मामले में सामने आई है। हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट ज्ञान प्रकाश वाजपेयी साहब जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका भारत समाचार पर। जिस तरह की ये लापरवाही सामने आई है सर, बार बार हमने देखा। आप सोचिए कि अहमदाबाद में जो हादसा हुआ था, अगर इसी तरह का हादसा यहाँ पर होता तो कितनी बड़ी जो लापरवाही है वो, इसकी वजह क्या मानते हैं सर? क्यों इस तरह की लापरवाहियां बार बार निकलकर सामने आ रही हैं? त्रिपाठी जी, सर्वप्रथम आपको और आपके लाखों दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार और अभिवादन। आपका कहना पूरी तरीके से सही है कि ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है, फ्लाइट सेफ्टी से कंप्रोमाइज है। और अगर विमान क्रूज एल्टीट्यूड की जगह लोअर एल्टीट्यूड पे होता तो इसमें कुछ भी हो सकता था, एयरक्राफ्ट क्रैश भी कर सकता था। मैं इस बात को जिस दिन इंसिडेंट हुई थी 4 अगस्त को, उस दिन शाम को एयर इंडिया ने एक प्रेस रिलीज दी थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था ये एक ट्रांजिएंट टेक्निकल फेल्योर है। मैं वहां से उठाना चाहूंगा, बहुत से मीडिया हाउस में बहुत से एक्सपर्ट का ये कहना है कि इस पूरी घटना का कारण टर्बुलेंस है, जिसको मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मानता हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि छोटा मोटा एयर पॉकेट या हल्का टर्बुलेंस रहा हो जिसने विमान को पहले ऊपर की तरफ 300-400 फीट उठाया और उस प्रक्रिया में विमान क्रूज एल्टीट्यूड में, जो कि ऑटो पायलट ऑन और ऑटो पावर ऑन के साथ उड़ता है, वो डिस्कनेक्ट हो गया क्योंकि एंगल ऑफ अटैक काफी ऊपर हो गया और वहां से एयरक्राफ्ट की स्पीड वॉश हुई और एयरक्राफ्ट स्टॉल हुआ। जब स्टॉल हुआ तो जैसा कि कुछ मीडिया में, कुछ वीडियो में, कुछ डिबेट में ये भी संज्ञान में आया है कि जो पायलट इन कमांड था वो एयर कंडीशनिंग सिस्टम को, अपने को पायलट को उसकी सीट के पीछे खड़े होकर के समझा रहा था और वहां पे ये काम हुआ। तो सडनली या तो को पायलट ने कंट्रोल लेकर के इस एयरक्राफ्ट को नीचे लाने की कोशिश करी या ऑटो स्वतः ही, क्योंकि विमान अपने आप में ये कैपेबिलिटी रखता है कि स्टॉल कंडीशन में तुरंत नोज डाइव आती है और विमान स्टीप रेट ऑफ डिसेंट के साथ नीचे आता है जिससे कि स्पीड बढ़े। करेक्ट एक्शन पायलट का ये होना था कि उसको थ्रॉटल बढ़ा के स्पीड बढ़ानी थी और रेट ऑफ डिसेंट को कंट्रोल करना था। ये नहीं हो पाया। इसमें ये भी हो सकता है, क्योंकि मीडिया में ये भी खबरें आ रही हैं कि हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हुआ, जो कि मेरे सूत्र और मेरी जानकारी के हिसाब से हाइड्रोलिक सिस्टम फेल नहीं हुआ। हाइड्रोलिक प्रेशर वर अवेलेबल, लेकिन कंट्रोल्स पर नहीं अवेलेबल थे। ट्रांजिएंट फेलियर की जो बात उन्होंने कही है, टेक्निकल फेलियर की, वो यही बात है कि कुछ सेकंड के लिए नहीं था, लेकिन पायलट के एक्शन क्वेश्चन में है और इसीलिए ये डोप टेस्ट कंडक्ट किया गया है। डोप टेस्ट जो है वो रेगुलरली इंसिडेंट के बाद या डेली बेसिस पे नहीं होता है। डेली बेसिस पे प्री फ्लाइट में मैंडेटरी सवाल यही है सर कि जब फ्लाइट में जो पायलट चढ़ते हैं तो उनका क्या किसी तरह की कोई टेस्ट उनका नहीं होता है? और अगर इसी तरह मान लीजिए कि कोई नशे में पायलट जाता है और कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या सरकार का एक जो कहा जाए कि कंट्रोल है वो खोता जा रहा है? इससे पहले भी हमने देखा है, क्राइसिस हुई थी जब तमाम फ्लाइट्स के लिए लोगों को भटकना पड़ा। अहमदाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ और उसके बाद अब ये इस तरह की लापरवाही, लगातार इस तरह का जो इंसिडेंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। त्रिपाठी जी, मैं 2 पहलुओं को छूंगा, हर क्वेश्चन का क्रमबद्ध आंसर दूंगा। सबसे पहले आपका क्वेश्चन था क्या कोई टेस्ट नहीं होता है? भारत में डीजीसीए के रेगुलेशन, सीएआर इशू करते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी डीजीसीए है। हमारे देश में एविएशन सेक्टर का वो भगवान है। तो उसके अनुसार वर्तमान में जो भी फ्लाइट जो
फर्स्ट फ्लाइट होती है उसके पहले सारे पायलट और सारे केबिन क्रू का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होता है, जिसमें कि ब्रेथ एनालाइजर जैसे आपने ट्रैफिक पुलिस वालों को भी देखा होगा कि वो लोग एक फूंकते हैं सांस के माध्यम से, पता करते हैं कि पिछले 12 घंटे में किसी कैबिन क्रू या किसी पायलट ने कोई अल्कोहल तो नहीं कंज्यूम किया हुआ है। माइंड करिएगा, ये टेस्ट अलग है और साइको एक्टिव सब्सटेंस को चेक करने का टेस्ट अलग है, जिसका नाम डोप टेस्ट है। डोप टेस्ट भी किया जाता है मैंडेटली। ऑल द एयरलाइंस आज की डेट में जब इंडक्शन करती हैं पायलट एंड केबिन क्रू का, उस वक्त ये टेस्ट करती हैं। उसके बाद ये जो डोप टेस्ट, जो महत्वपूर्ण टेस्ट है, वो टेस्ट रैंडमली किया जाता है और हर महीने लगभग 10% पायलट और केबिन क्रू का ये डोप टेस्ट किया जाता है। और हर एयरलाइन से ये अपेक्षा की जाती है कि साल भर के अंदर आप 60 to 70% अपने कैबिन क्रू और पायलट का डोप टेस्ट कर लीजिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्योंकि एयरलाइंस, होता क्या है कि कोई भी इंसिडेंट जब होता है तो जो DFDR और CVR डिजिटल फ्लाइट रिकॉर्डर के डाटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के डाटा 1 से 1.5 घंटे के अंदर एयरलाइन के पास पहुंच जाते हैं। आप गौर करिएगा, जिसका मैंने जिक्र किया कि एयरलाइन ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा था कि ट्रांजिएंट टेक्निकल फेलियर, और ये प्रेस रिलीज 6 से 7 घंटे बाद की गई थी। तब तक एयरलाइंस की अथॉरिटीज को वाजपेयी साहब साफ तौर पर इसमें कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही जो है वो नजर आ रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे क्या सुधार होगा और क्या कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया, वक्त इतने की इजाजत देता है वाजपेयी साहब हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, ये एयर इंडिया की फ्लाइट जिसमें अब यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए आगे